गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेट बैच 2 के अंदर लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई किसी रीज़न से, तो उसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, तो आज आपको शाम को 8 बजे तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का एक बार हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर इनकी डेफिनेशन क्या थी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं गिवन डोमेन के अंदर से, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद हमने डिफरेंशियल का मतलब देखा डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद डेफिनेशन करी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक ऐसी इक्वेशन जो इन तीन चीज़ों को कंटेन करे उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिस इक्वेशन के अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मेरे एक से ज्यादा है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सम बेसिक डेफिनेशन की बात करी, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन हमारी आई ऑर्डर की। आपको जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना है, आपको उस इक्वेशन में जाना है और वहां जाके आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आई डिग्री। जब आप डिग्री डिफाइन करने जाओ तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ये सब नहीं होना चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। इन सब से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम होनी चाहिए तो ही हम डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं। और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव है उन सब की पावर एक नेचुरल पावर होनी चाहिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आई थी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर हमें किसी भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहना है तो तीन कंडीशन निकल के आई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सबसे पहले आप ये देखना कि हम लीनियरिटी किस वेरिएबल में चेक कर रहे हैं। जैसे यहां मैं लीनियरिटी चेक कर रही हूं डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फिर उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनमें से अगर मेरी एक भी फेल हो गई फिर उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी। उसके अंदर वहां से फिर हमने चार डेफिनेशन देखी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी उसके अंदर हमने ये देखा जो डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट थे a0, a1, a2, अगर ये सारे के सारे मेरे कांस्टेंट हो जाए तो फिर उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। अगर वो डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट a0, a1, a2 वेरिएबल टाइप के हो जाए तो फिर उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म में जो राइट हैंड पार्ट में हमारा QX था, अगर वो QX मेरा आइडेंटिकली जीरो है तो फिर उसे हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर QX मेरा नॉन जीरो है तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
उसके बाद हमें थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन दो चीजें करनी है। एक तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखना है, दूसरा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब ये था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है एटलीस्ट उतनी बार तो डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करने से पहले हमने ये देखा कि फैमिली ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है ना, मतलब सॉल्यूशंस की फैमिली जिसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होंगे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किए, हमारे पास 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन, सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेसिकली जनरल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करती जाऊं, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आज के क्लास के अंदर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन करना है कि सिंगुलर सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल सॉल्यूशन से आए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसका नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल देखो, dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स तो नहीं सीखे, बट आपने बीएससी एमएससी के अंदर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ी है। वो क्या है कि एक तरफ आप x के वेरिएबल कर लो, दूसरी तरफ y के वेरिएबल्स कर लो और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। हमने एक तरफ y के वेरिएबल किए और एक तरफ हमने x के, फिर हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो क्या आया? -1 by y इज इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ से y सॉल्यूशन क्या आया? y ऑफ x इज इक्वल टू -1 by x प्लस सी। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1, इसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1, ये मेरा कैसा सॉल्यूशन हुआ? जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो ये c मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ। c को 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो। जब आप ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, जब हमने c को 0 पुट किया तो सॉल्यूशन हमारा क्या मिला? y ऑफ x इज इक्वल टू -1 by x। जब हमने c को 1 पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन आया -1 by x प्लस 1। जब हमने c को 2 पुट किया तो सॉल्यूशन आया -1 by x प्लस 2। ये सारे सॉल्यूशन मेरे क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये बोलती है ऐसा सॉल्यूशन जो ना जनरल सॉल्यूशन से आए ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन का नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से कि आप ये जो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, आप इस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ से y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। c की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर दो, c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो जब आप c की यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे आपको y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिले। और जो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है मेरा, वो ना तो जनरल सॉल्यूशन में काउंट हो रहा ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हो रहा, लेकिन y इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो 1 टाइम वो डिफरेंशिएबल भी है, तो उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन का नाम क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आया? y इक्वल टू 0। देखो, ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which cannot be obtained from the general solution for any choice of arbitrary constant c। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो arbitrary constant c है, आप उसकी चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर दो, आपको y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन
नहीं मिलेगा जनरल सॉल्यूशन से, मतलब y इक्वल टू 0 जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन में काउंट नहीं हो रहा। तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है उसका नाम क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टू की पावर 1/2। अब इसको बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने इसको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व किया, तो हमारा सॉल्यूशन आया y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c1 का स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1, इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1, तो ये मेरा सॉल्यूशन कैसा है? जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो ये C1 है, इस C1 को आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। C1 को 0 पुट करोगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y ऑफ x इक्वल टू एक्स टू की पावर 4/16। जब आप C1 को 1 पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप C1 को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन की। एक बार सोचो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल सॉल्यूशन में काउंट हो ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हो, बट वो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन का नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। बताओ क्या होगा? अब आपने फिर से ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि आप C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है ना y इक्वल टू 0, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है ना, तो वो जो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है वो ना तो जनरल सॉल्यूशन में काउंट हो रहा ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काउंट हो रहा, बट वो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन मेरा क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। अब आपके माइंड में ऐसा सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हमेशा y इक्वल टू 0 ही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा? तो इसका आंसर नहीं है, कि जरूरी नहीं हमेशा y इक्वल टू 0 मिले, कुछ और भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है। अब दूसरा, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टू की पावर 1/2। आप मुझे ये बताओ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर? तो आपने देखा कि लीनियर होने के लिए तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स है उन सब की पावर 1 होनी चाहिए थी। यहाँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर तो नहीं है। लीनियरिटी की पहली ही कंडीशन फेल हो गई, तो फिर ये कैसी हुई? मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी नॉन लीनियर है। फर्स्ट एग्जांपल में देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? आप फिर से देखोगे लीनियरिटी की फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर यानी कि डिग्री 1 नहीं है, यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे भी मेरी कैसी है? नॉन लीनियर है। तो यहां से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों एग्जाम्पल से? यहां से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आप ये नोट में लिख सकते हो कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तो हम आगे जाके देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर एक पॉइंट से एक ही सॉल्यूशन पास करेगा। इसलिए जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो जब भी एग्जिस्ट करेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास करेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी, और जरूरी नहीं हमेशा एग्जिस्ट करे।
कभी कभार, जब भी करेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये आप नोट कर लेना। उसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन देखो क्या है। सिंगुलर सॉल्यूशन इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय जीरोस ऑफ फंक्शन दैट आर डिवाइडेड टू ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। कह रहे कि जिस फंक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो उस फंक्शन की जो जीरोस होंगी वो काउंट हो जाएंगी किस में, सिंगुलर सॉल्यूशन में। जैसे यहां देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है। आपने वेरिएबल सेपरेट किए, एक तरफ y दूसरी तरफ x के। अब यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है मेरा साइन y, इस साइन y फंक्शन की जीरोस क्या है, साइन y जीरो कब होता है, y इज इक्वल टू एन पाई पे। तो ये जो साइन फंक्शन की जीरोस है एन पाई, y इज इक्वल टू एन पाई, ये जो जीरोस है ये काउंट हो जाएंगी सिंगुलर सॉल्यूशन में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो सेकेंड डेफिनेशन हमारी ये बोलती है। दूसरा जनरल सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए थे, इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड, वो आप सबको आता है, 11th 12th क्लास का काम है। दूसरा एक चीज और यहाँ से, अगर किसी स्टूडेंट को 11th 12th क्लास के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो वो एक पेज पे लिख के उनको लर्न कर लेना, क्योंकि आगे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच पता है बट स्टिल आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, जैसे यहाँ पे कोसिकेंट y का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपका रह जाएगा फिर आते आते। तो इसलिए इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं 11th 12th क्लास के वो सब लर्न कर लेना। तो जब आप यहाँ से इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट वाई है, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू चेंज करते जाओ, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो, अब दोनों डेफिनेशन से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल सॉल्यूशन में काउंट होए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काउंट होए, बट वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये जो c मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन से इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आया, y इक्वल टू 0। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जिस फंक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो उस फंक्शन की जो जीरोस होंगी वो काउंट हो जाएंगी किसमें, सिंगुलर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। ऑब्जर्वेशन में यही लिखा है, आप रीड कर लेना। अब जो थर्ड डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। थर्ड डेफिनेशन क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन इज एनवेलप टू द फैमिली ऑफ कुछ आपका यहाँ से कट रहा है स्लाइड में, थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारी, सिंगुलर सॉल्यूशन इज एनवेलप टू द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन। एनवेलप का मतलब क्या होता है, कवर करना एक साइड से। अब देखो, अब यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, उसका जनरल सॉल्यूशन उठा लिया यहाँ पे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मुझे ये बताओ कि ये जो जनरल सॉल्यूशन आया, ये जनरल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो जनरल सॉल्यूशन आया, ये जनरल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को, जहां मेरा a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप वैल्यू को चेंज करते जाओ,
कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेसिकली जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट है। अब बात आई कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो मेरे फैमिली ऑफ सर्कल्स आए, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए कि जो जनरल सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स को। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ऊपर, जो जनरल सॉल्यूशन के जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है उनको हर एक मेंबर को टच करता हुआ जा रहा है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो फैमिली ऑफ सर्कल के हर एक मेंबर को क्या है, टच करते हुए जा रही है। देखो सिमिलरली फॉर नीचे एक लाइन ड्रॉ करी जो फैमिली ऑफ सर्कल के हर एक मेंबर को, फैमिली के हर एक मेंबर को टच करते हुए जा रही है। आप बोल सकते हो टेंजेंट बनता जाए। अब आप ये देखो जनरल सॉल्यूशन जो था उसका नेचर क्या था, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब मैंने ये जो लाइन, ये जो ड्रॉ करी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को। जनरल सॉल्यूशन का नेचर अलग है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल को, और ये जो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इसका नेचर क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है ना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी कि एनवलप बनता जाए, यानी कि फैमिली के हर एक मेंबर को इंटरसेक्ट करता जाए या टच करता जाए, उसे हम बोलते हैं एनवलप, या फिर आप बोलो सिंगुलर सॉल्यूशन, या बोलो आप टेंजेंट बनता जाए। तो इस टाइप की जो सॉल्यूशन होंगे उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। फैमिली के हर एक मेंबर को टच करता जाए। और देखो जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो जनरल सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, फैमिली ऑफ सर्कल। दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का जो नेचर है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। जनरल सॉल्यूशन में काउंट नहीं हो रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन का जो नेचर है, तो उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर से इसकी डेफिनेशन को रीड करो क्या है, ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी डाउट आए तो पूछ लेना। मेरे पीछे आ रही थी तो मैंने हटा दिया। सिंगुलर सॉल्यूशन इज एनवलप टू द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन। एनवलप मतलब ऐसी कर्व जो कि सारे फैमिली ऑफ जो सॉल्यूशन है, हमारे फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स को। ये जितने भी कर्व है इन सारे कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते जाए या फिर आप बोलो टच करते हुए जाए, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब टेंजेंट बनता जाए। एनवलप का मतलब एक सिंपल भाषा में कवर करना एक साइड से। रीड करो अच्छे से डेफिनेशन को। समझ में आया सभी को सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब? ऐसा सॉल्यूशन या फिर आप बोलो जो सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ कर्व की, फैमिली ऑफ कर्व इन टेंजेंट को टच करता जाए, जो फैमिली ऑफ कर्व है हमारी वो इन टेंजेंट को टच करता जाए, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो आपको अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू फाइव ऑफ x मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल को, ठीक है। फिर y इक्वल टू साई एक्स मेरा एक सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को। दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है ना,
जो जो जनरल सॉल्यूशन है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल को। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो फैमिली के हर एक मेंबर को टच करके जा रहा है, उस सॉल्यूशन को, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। आप ये डेफिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, एक बार रीड कर लेना, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एनवेलप का मतलब देखो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। फोर्थ डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर एक पॉइंट से एक ही सॉल्यूशन पास करेगा। ये हम आगे जाके देखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखो जो नेट में पूछा गया है, क्या है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y। आगे क्या बोला कि f इज एन इवन फंक्शन, y इज एन ओड फंक्शन। f के बारे में बताया कि f मेरा एक इवन फंक्शन है, y क्या है, ऑड फंक्शन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला है y सॉल्यूशन है। इफ y इज अ सॉल्यूशन देन आपसे ऑप्शन में पूछा है कि क्या माइनस वाई भी इसका सॉल्यूशन होगा, या y ऑफ माइनस एक्स भी सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे ही आपके पास चार ऑप्शन बना के दे रखे हैं। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को रीड करके एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो हमारे ये ऑप्शन है, ये सारे के सारे ऑप्शन डिपेंड है किसके ऊपर, y के ऊपर। और y के बारे में क्या बोला है, y एक ऑड फंक्शन है, यानी कि f का ऑप्शंस में कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। अब ये तो छोटी क्लासेस का काम आ गया ना, इवन ऑड फंक्शन चेक करना। कैसे चेक करते हैं इवन ऑड फंक्शन, अगर हमें इवन फंक्शन चेक करना है तो हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमने f मेरा इवन फंक्शन है ना, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, अगर ये मेरा f ऑफ x फंक्शन आ जाए, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए f ऑफ x के, तो हम क्या कहते हैं, f मेरा इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं, y मेरा ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और ये इक्वल आ जाए माइनस ऑफ y के, तो हम क्या कहेंगे, y मेरा ऑड फंक्शन है। हमें इन्हीं डेफिनेशन का यूज करके बताना है इनमें से कौन सा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। y सॉल्यूशन गिवन है, आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, पहले वीडियो को स्टॉप करके। देखो f इवन फंक्शन है, y एक ओड फंक्शन है, और y सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है क्या माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स भी सॉल्यूशन होगा, हमें पता है y सॉल्यूशन है, y सॉल्यूशन है, तो कैपिटल Y ऑफ x इज इक्वल टू में माइनस वाई ऑफ माइनस एक्स, ये गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में। अब आप ये देखो कि y एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये तो गिवन है ना अभी अभी क्वेश्चन में, y क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर मैं x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से और वो इक्वल आ जाए माइनस ऑफ x के, तो हम बोलेंगे y मेरा ऑड फंक्शन है। तो क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ऑड फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर सकती हूँ, y ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या बन जाएगा, y ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ वाई एक्स के, तो इसको बाहर रखा, ये बन गया माइनस ऑफ वाई एक्स, माइनस माइनस मिलके क्या बना, y ऑफ एक्स, मतलब y ऑफ एक्स तो मेरा सॉल्यूशन ही गिवन है, ये रहा, उसी के इक्वल आया ना, इसका मतलब क्या है, जो y सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन बना के दे रखी है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, ट्रू है। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन चेक करने हैं, क्या y ऑफ माइनस एक्स भी सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का,
आप इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। देखो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, एफ के बारे में क्या बोला है, इवन फंक्शन बोला है ना, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कांस्टेंट फंक्शन उठा ले। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। एफ था ना, एफ ऑफ वाई, और एफ के बारे में क्या बोला है, इवन फंक्शन है। तो जो मैंने 1 लिया, कांस्टेंट फंक्शन लिया, कांस्टेंट फंक्शन मेरे इवन फंक्शन होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको ले सकते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है एटलीस्ट उतनी बार तो डिफरेंशिएबल होगा। अब ये y इक्वल टू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। dy बाई डी एक्स देखोगे तो कितना आएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1, तो ये सॉल्यूशन 1 टाइम डिफरेंशिएबल भी है। तो y इक्वल टू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या चेक करना है कि क्या y ऑफ माइनस एक्स भी सॉल्यूशन है। इसको निकालो, y ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस एक्स बनेगा। अब ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 आया, राइट हैंड साइड में f क्या था मेरा, 1 था। लेफ्ट हैंड साइड विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये y ऑफ माइनस एक्स मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर आप इसी काउंटर एग्जांपल से थर्ड ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। -y ऑफ x में क्या आएगा, यही सॉल्यूशन मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, तो -y भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी इसी काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड हो रहा है। y ऑफ x क्या है, x है, y ऑफ माइनस एक्स क्या, माइनस एक्स, दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी, -x²। अब -x², इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, -2x, और राइट हैंड साइड में 1 आएगा, -2x विच इज नॉट इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देखो सॉल्यूशन के डेफिनेशन का यूज करके, इवन ऑड फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। अब आपने इस क्वेश्चन से क्या ऑब्जर्व किया वो देखो कि इन जनरल आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और y उसका सॉल्यूशन है, तो कोई जरूरी नहीं -y भी उसका सॉल्यूशन हो। तो ये कहीं पे नोट करके लिख लो कि इन जनरल आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और y उसका सॉल्यूशन है, तो कोई जरूरी नहीं -y भी उसका सॉल्यूशन हो। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से देखना, कहीं पे भी डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दिया था, और किसी भी स्टूडेंट ने ट्राई नहीं किया है ग्रुप में इसको, तो एक बार खुद से ट्राई करना। और उसके बाद हम इसको डाउट क्लास, संडे को जो डाउट क्लास है हमारी 8 से 10 बजे, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना। अब देखो यहाँ पे जो सिंगुलर सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे पी डिस्क्रिमिनेंट से डिस्क्रिमिनेंट बहुत ज्यादा थ्योरी है, अभी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेट में 1-2 ही क्वेश्चन पूछे गए और बहुत पहले आए थे, अभी नहीं आ रहे हैं नेट में क्वेश्चन सिंगुलर सॉल्यूशन से। तो वो जो आगे का पार्ट होगा हमारा, उसको हम एंड में करेंगे। अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करना है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास कोई फैमिली गिवन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फैमिली गिवन है आपके पास जो 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन कर रही है।
वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करने वाली यहाँ पे फैमिली गिवन है, और ये फैमिली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को, y इक्वल टू एम एक्स। एम यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी है। अब आप सबने देखा, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी वो देखी थी। जनरल फॉर्म क्या थी, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स आएंगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का आना अलाउड नहीं है। तो हमें कैसे भी करके इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m को एलिमिनेट करना है। अब उसका मेथड क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार। मतलब वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, और उन इक्वेशंस की हेल्प से आपको उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आया। अब देखो, आप m की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था m, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यही तो काम हमें करना है। तो हमें एंड में क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यही तो था, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स आएंगे। हमें इतना ही काम करना है। देखो इसका प्रोसीजर, आपके पास कोई n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली एक फैमिली गिवन होगी, आपको इससे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा ये बताओ। अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, उसका ऑर्डर भी n होगा। अब आपको क्या करना है, इस फैमिली को n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली है तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास टोटल कितने इक्वेशन हो जाएंगी, n+1 इक्वेशन, क्योंकि एक ऑलरेडी गिवन है, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल n+1 इक्वेशन होगी। इन n+1 इक्वेशन की हेल्प से आपको इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स होंगे। हमने देखा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट्स का आना अलाउड नहीं है, हमें कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही कांस्टेंट एलिमिनेट होंगे हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब इस टॉपिक से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी टाइम पहले गेट में क्वेश्चन आया है। क्या है इसकी स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ कि क्या बोला है क्वेश्चन में। पहले खुद से रीड करो एक बार। क्या है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, अ कर्व गामा इन द XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर कोई कर्व है गामा, इज सच दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एट एनी पॉइंट P। उस कर्व गामा के ऊपर कोई एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया ऑन द कर्व एंड द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू P। जो कर्व गामा के ऊपर P पॉइंट है, उस P पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है y एक्सिस के, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। हमने P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि वो इक्वल एंगल बना रही है। Then the corresponding differential equation is, आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है। देखो स्टेटमेंट देखो अच्छे से, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास XY प्लेन के अंदर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। XY प्लेन के अंदर कोई कर्व गिवन है गामा, और इस कर्व के ऊपर
कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब इस P पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है y एक्सिस के। उसके बाद बोला कि P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरा क्या है, थीटा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब ये एंगल मेरा कितना हुआ, 90 डिग्री, और ये बच्चा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एंगल, 90 माइनस 2 थीटा। आपके पास इतनी से इंफॉर्मेशन गिवन है और यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करना है। आपके पास देखो एक ट्रायंगल है, इस ये ओरिजिन है, इसको O नाम दे दो, इसको M दे दो, इसको N दे दो। आपके पास एक ट्रायंगल है OPM, दूसरी है NPM। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P वो कितनी होगी, सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। करो ट्राई इतने। और देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा की। ये सब आप सबने पढ़ा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से बना रखी है।
फिगर तो आप सबको समझ में आई गई होगी। ओ एम जो डिस्टेंस है ये मैंने लेट कर लिया कि x डिस्टेंस है, और जो पी एम डिस्टेंस है वो कितना है, y डिस्टेंस है। अब हमारे पास जो P पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा वो क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो वो क्या है मेरा, थीटा है। एंगल ओ पी एन और एन पी एम ये क्या है, इक्वल है, थीटा। दूसरा हमें ये पता है कि पी एम ओ यानी कि एम पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और जो ओ एम डिस्टेंस है वो लेट कर लिया x है, पी एम डिस्टेंस कितना है, y है। अब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी पी एन, तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होगी एट दैट पॉइंट p, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल देख लो कितना है, पी ओ एन 90 माइनस 2 थीटा, और पी एन एम एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। अब हमने एक ट्रायंगल ली ओ पी एम, ये इसकी स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10 90 माइनस 2 थीटा के। अब 10 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल है, कोट 2 थीटा के। अब टेंजेंट किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बी पी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, y डिस्टेंस है, और बेस कितना है, x है, तो ये आ गया y बाय एक्स के। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू x बाय वाई। अब हमें पता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x बाय वाई। अब जो स्लोप है हमारी वो किसके इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय वाई डैश के। तो ये हमने यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस के 2y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें गिवन है, एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाला है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो क्या है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, y इज इक्वल टू a ई टू की पावर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है ना, अभी अभी हमने पीछे कंसेप्ट किया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम उतनी बार डिफरेंशिएट करके उन इक्वेशन की हेल्प से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो हमने e2 की पावर जो bx प्लस सी है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, e2 की पावर bx इंटू में e2 की पावर c। ए बी एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो 2.71 समथिंग, उसकी पावर कांस्टेंट। तो ये ओवरऑल हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको रिप्लेस कर दिया एक अनदर कांस्टेंट d से। y इक्वल टू डी ए टू की पावर bx हमारी इक्वेशन 1। अब इसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं, 2, हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या आया, y डैश इज इक्वल टू डी ए टू की पावर बी एक्स का करेंगे तो b आ जाएगा। अब देखो डी ई टू की पावर बी एक्स किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया, डी ई टू की पावर बी एक्स किसके इक्वल है, y के। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई। अब यहाँ पे हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, y डबल डैश इज इक्वल टू बी वाई डैश, यहां से हमने b की वैल्यू निकाली, y डैश बाय y आ गई इस इक्वेशन 2 से।
फ्रॉम 2 से। सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू आ गई y डैश बाय y। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी b की जगह, y डबल डैश इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है y डैश बाय y इंटू में y डैश। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके जो कॉन्स्टेंट्स थे वो एलिमिनेट हो गए। अब आप एक चीज देखो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 3 थे ना, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आया है, 2 आया है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है। ये 2 कैसे आया, जब हमने e2 की पावर जो c थी उसको a में एडजस्ट कर दिया, a भी कांस्टेंट था, e2 की पावर c भी एक कांस्टेंट था, तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये बनी थी y इज इक्वल टू डी ई टू की पावर bx। अब इसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं, d और b है ना, 2 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 मिला। तो यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं देखने, आपको इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड भूल जाते हैं काफी स्टूडेंट, तो इंडिपेंडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इक्वल होंगे किसके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो कई बार हमसे गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप वहां देखना कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। देखो ये आप ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, जैसे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस जो ये हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेंट करने वाली फैमिली गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ये तो हमने अभी अभी सॉल्व करी है ना ऊपर, तो उसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। सो मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। एक ये देखो गेट 2000 में क्वेश्चन आया है द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो C1, C2, C3 और C4 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है। क्या यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होना चाहिए, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें देखने हैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो आपके पास चॉइस है, या तो आप cos स्क्वायर x को ये लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होते तो cos स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x के। यहाँ पे तुम cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख के इस पूरे को ही sin में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको cos में कर लो, इट्स योर चॉइस। जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर x को हमने लिखा 1 माइनस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस C4 sin 2x है। देखो अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लो, cos की टर्म cos 2x की टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लो और sin की टर्म को एक साथ रहने दो। C1 एक कांस्टेंट है, यहां से क्या मिलेगा C2 बाई 2 मिलेगा और यहां से मिलेगा C3 बाई 2। आप cos 2x की टर्म को इकट्ठा कर लोगे तो यहां से मिलेगा C3 बाई 2 और यहां से मिलेगा माइनस के C2 बाई 2। cos 2x को बाहर निकाल दिया, C4 sin 2x हमने साथ में रखा। देखो C1 भी एक कांस्टेंट है, C2 एक कांस्टेंट है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे ओवरऑल हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। C3 एक कांस्टेंट है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे ओवरऑल एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और C3 माइनस C2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसको हमने ऐड किया तो इसको एक अनदर कांस्टेंट का नाम दे दिया D। C3 माइनस C2 बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसको एक अनदर कांस्टेंट का नाम दे दिया E, cos 2x C4 sin 2x। अब देखो जो D, E और C4 है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। चाहे आप इससे कर लेना या किसी भी मेथड से करो, आएगा 3 ही आंसर। नेक्स्ट देखो the differential equation which represent the family
of all straight lines which have an intercept of constant length L between the coordinate axes R. ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना. विदाउट सॉल्यूशन देखे करना. एक ये क्वेश्चन है, ये तो जस्ट डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको इस डेफिनेशन ना अप्लाई करके इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके देखना ये कैसे सॉल्व होगा. जी एक सेट है जिसके अंदर x, f ऑफ x ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स हैं. x लाई फ्रॉम 0 to 1 यानी कि बाउंडेड है x. B are real valued continuous differentiable function. Assume that 1 0 belongs to G. Suppose that the tangent vector to G at any point is perpendicular to the radius vector, then which of the following statement is true? आप सबको डेफिनेशन याद होगी कि टेंजेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर. किसकी डेफिनेशन है? सर्कल की. टेंजेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ये किसकी डेफिनेशन है? सर्कल की. तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था सर्कल, बट नहीं, आप इसको एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके देखना, ना आए तो बताना. उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, आप देख लेना. इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लोगे. आगे भी क्वेश्चन ही है. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस. जो सेंटर है वो मेरा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो हाँ, सर्कल की इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि दो चीज है कि जब रेडियस गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन हम कौन से यूज करते हैं, और रेडियस गिवन ना हो तो हम सर्कल की कौन से इक्वेशन यूज करते हैं. आप यहाँ नोट करके लिख लेना कि जब रेडियस गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन यूज करेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जब रेडियस गिवन होगी देन हम सर्कल की ये इक्वेशन यूज करेंगे. जब रेडियस गिवन नहीं होगी तो कौन से फॉर्म यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली. अब यहाँ बोला है सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा. b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब यहाँ पे ना आप कोशिश करना कि मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करके चलो, ठीक है. यहाँ पे अगर आप a b r लेके भी चलोगे ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कोशिश करना आपकी कैलकुलेशन कम होए तो आप मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करके चलना. तो अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो. कितना आ जाएगा? 2x माइनस ए प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0. 2 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भगाया, यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. जैसे ही आप पुट करोगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0. देख लेना कौन से ऑप्शन में है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बी ऑप्शन. एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना विदाउट सॉल्यूशन देखे. फिर ये कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इन सबको ट्राई कर लेना. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, एक बार है ना ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 6th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आईसी बैंगलोर में का पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्या है? लेट y ऑफ t be the solution of the differential equation y dash is equal to y square plus t for all t belongs to r. ये 4 ऑप्शन गिवन है कि yt is differentiable but second order derivative does not exist. y of t is twice differentiable but third order derivative does not exist.
y of t is thrice differentiable but higher order derivative does not exist. Y of t is infinitely many times differentiable. थोड़ा सा रियल का कंसेप्ट यूज हो रहा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, टू वेरिएबल का. हम एक्स वाई वेरिएबल में काम कर रहे हैं ना, तो क्या हम इस टी वेरिएबल को चेंज कर ले, टमी वेरिएबल को? जब हम टी को चेंज करेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स में चेंज कर लिया, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स. अब ये पोलिनोमियल टाइप की नहीं बन गई? और पॉलिनोमियल जो फंक्शंस है वो हमारे कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है. इसका डेरिवेटिव करके देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2y डैश प्लस 1 आ जाएगा. अब y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इसको ओपन करोगे तो y डबल डैश कितना आ जाएगा? 2y क्यूब प्लस में 2xy प्लस 1. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो y आपका फंक्शन है ये आपका क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा. ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा. और दूसरा, सेवंथ क्वेश्चन में छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे ये m की जगह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये करेक्शन कर लेना. एक बार आप ये पोलार्ड एंड टेनिबम की बुक में पेज नंबर 37 पे एक्सरसाइज 4 है, उसके अंदर कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है. आप उनको एक बार ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो हम उनको डाउट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो संडे को है 8 से 10 बजे. तो हमारी जो ये आज की जो हमारी 3 क्लासेस हो जाएंगी, इन 3 क्लासेस के अंदर अगर आपको क्लास रिगार्डिंग या जो मैंने होमवर्क आपको दिया है, जो टेस्ट आपको दे रखे हैं, उनमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आज रात तक आप 11 बजे तक शेयर कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी डाउट्स, फिर हम उनको संडे को डिस्कस कर लेंगे 8 बजे. ठीक है? और अगर आप कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो, उन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आ रही है तो वो भी आप शेयर कर देना. उन सारे क्वेश्चंस को हम संडे की डाउट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे. तो ये देख लेना, इसलिए बोला जाता है कि लाइव क्लास अटेंड करो. अब जिन स्टूडेंट्स की लाइव क्लास छूट गई वो रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हैं, अब उनको रिकॉर्डिंग लेट मिलेगी तो उनकी आज की क्लास भी रह जाएगी. ठीक है? तो इसलिए कोशिश किया करो कि लाइव क्लास आप अटेंड करो. चलो आप ये देख लेना, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन.